आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित कथन को देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि व्यक्तिवादी काव्य या फिर व्यक्तिक कविता के नाम से किसे जाना जाता है? तो हालावाद के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है कि इस काव्य में समग्रता एवं संपूर्णता व्यक्तिक चेतनाओं को ही काव्य में स्वरों और भाषा में सजोया गया है। तो यह किस काव्य के बारे में कहा गया? तो यह भी हालावादी काव्य के बारे में कहा गया है। तीसरा प्रश्न है कि नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से किसे जाना जाता है? तो हालावाद के भी नाम से जाना जाता है। चौथा प्रश्न है कि उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से कौन जाना जाता है? तो यह भी हालावादी काव्य के नाम से जाना जाता है। उन्मुक्त प्रेम काव्य भी कहते हैं और इसको प्रेम व मस्ती का काव्य भी हालावाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसमें अपनी ही मस्ती, अलहड़ता एवं अखड़ता को दर्शाया गया है? तो किसमें दिखाया गया है? तो यह भी हालावादी काव्यों में ही दिखाया गया है। अगला प्रश्न है कि हालावादी काव्य पर किसका प्रभाव पड़ा? तो हालावादी काव्यों पर फारसी साहित्य और उमर खय्याम का प्रभाव पड़ा है। क्षयी रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? यह भी हरिवंश राय बच्चन को क्षयी रोमांस का कवि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेम और रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल को प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मानसलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल को मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि इनके काम में रोमांस तो है लेकिन निराशा और दुख जनित है। तो किसके बारे में कहा गया? तो नरेंद्र शर्मा के बारे में यह कथन कहा गया है। अगला प्रश्न है कि हालावाद के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? तो हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हालावाद का समय वो क्या है? तो हालावाद का जो समय सीमा अवधि है वो 1933 से 1936 तक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हालावादी कविता को व्यक्तिक कविता किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने हालावादी कविता को व्यक्तिक कविता कहा है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिक कविता को छायावाद की अनुजा है और प्रगतिवाद जो है अग्रजा है, यानी छायावाद व्यक्तिक कविता छायावाद छोटी और प्रगतिवाद बड़ी है। तो ये कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने यह कथन दिया है। अगला प्रश्न है कि हालावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हालावाद को क्या कहा है? मस्ती, उमंग और उल्लास कहा है। अगला प्रश्न है कि हालावादी कविता पर प्रबल भाव है, तो यह किसका है? तो व्यक्तिकता का सबसे ज़्यादा प्रभाव हालावादी कविता पर पड़ता है। अगला प्रश्न है कि निराशावादी कवि कहा जाता है, किसका निराशावादी कवि को कहा जाता है? तो हालावादी जितने भी कवि उनको निराशावादी कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में। तो यह कथन किसका है? तो डॉक्टर रामदास मिश्र का यह कथन है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिवादी गीति कविता को सभी प्रवृत्तियाँ प्रेम, निराशा, वेदना, सामाजिक चेतना किसके काव्य में लक्षित होते थे? आर.सी. प्रसाद सिंह के सारी प्रवृत्तियाँ जो विशेषताएँ हैं वो आर.सी. प्रसाद सिंह के काव्य में दिखती है। अगला प्रश्न है कि अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को किसने तरजीह दी है या फिर जगह दिया है या स्थान दिया है? तो ये हालावादी कवियों ने ऐसा अपने काव्यों में, कविताओं में दिया है। अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को स्थान दिया है। अगला प्रश्न है कि मूलतः प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि कौन माने जाते हैं? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल को मूलतः प्रेम, यौवन और सौंदर्य का कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हालावादी काव्य को क्षयी, रोमांस और कुंठा का काव्य किसने कहा है? तो डॉक्टर हितू भारद्वाज ने क्षयी, रोमांस और कुंठा का काव्य कहा है। अगला प्रश्न है कि हालावाद का प्रचलित कब से हुआ, कब से माना जाता है हालावाद? तो बच्चन की मधुशाला से हालावाद का प्रचलन यानी जन्म होता है। अगला प्रश्न है कि किसकी रचनाओं में आत्मसंदेह और मृत्यु की जो भावना है वो सबसे अधिक पाई जाती है? तो हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में, रचनाओं में आत्मसंदेह और मृत्यु का भय सर्वाधिक दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि बच्चन की रचनात्रय में यानी 3 में क्या शामिल किया गया? तो मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश हरिवंश राय बच्चन में रचनाओं में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि छायावाद का दूसरा उन्मेष कहलाता है, तो छायावाद का दूसरा उन्मेष क्या कहलाता है? उत्तर छायावाद कहलाता है। अगला है कि उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद को दूसरा उन्मेष कहा है। 28वां प्रश्न है कि उत्तर छायावाद में कितने प्रकार की काव्यधाराएं विकसित की गई? तो 2 प्रकार की उत्तर छायावाद में काव्यधाराएं विकसित हैं। पहला है राष्ट्रीय और दूसरा है व्यक्तिक। 29वां प्रश्न है कि उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्यधारा किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्यधारा कहा है। अगला प्रश्न है कि गणपति चंद्र के अनुसार उत्तर छायावाद को कितनी काव्यधारा में बांटा गया है? तो 3 काव्यधारा में बांटा गया है गणपति चंद्र को उत्तर छायावाद में। पहला है राष्ट्रीय चेतना, दूसरा व्यक्ति चेतना प्रधान और तीसरा है समष्टि चेतना प्रधान। तो इस तरह से काव्यधारा को गणपति चंद्र गुप्त ने उत्तर छायावाद को इस तरह से 3 धाराओं में बांटा है।
अगला प्रश्न है कि हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास माना है। अगला है कि 32वां प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? तो यह 1907 में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ। 33वां प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की जो प्रथम काव्य संग्रह कौन सी है? तो मधुशाला है। और इसकी रचना कब की गई थी मधुशाला की? तो 1933 में। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है प्रकाशित किया गया था 1935 में मधुशाला को प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है कि 34वां हरिवंश राय बच्चन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? तो हरिवंश राय बच्चन का प्रथम काव्य से जो संग्रह है वो तेरा हार नामक इनका प्रथम काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया है? तो हरिवंश राय बच्चन ने उमर खयाम की रुबाइयों का भी अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है कि बच्चन को किस कृति के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो 2 चट्टानों के लिए हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है 37वां कि बच्चन की जो आत्मकथा वह कितने खंडों में बांटा गया है? तो 4 खंडों में हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को बांटा गया है। पहला क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा नेट का निर्माण फिर, तीसरा बसेरे से दूर, चौथा 10 द्वार से सोपान तक। इस तरह से बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 मानी गई है। अगला प्रश्न है 38वां कि निशा निमंत्रण में संकलन है, तो गीतों का निशा निमंत्रण में संकलित किया गया है। निशा निमंत्रण का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1938 जो है निशा निमंत्रण का प्रकाशन वर्ष है। 40वां कि निशा निमंत्रण गीत की कितनी पंक्तियों में रचित है? तो 13 पंक्तियों में निशा निमंत्रण गीतों को 13 पंक्तियों में रचा गया है। 41वां प्रश्न है कि निशा निमंत्रण का जो प्रथम गीत वह कौन सा है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है निशा निमंत्रण का पहला गीत है। अगला प्रश्न है कि मधुशाला में संकलित रुबाइयों की संख्या कितनी है? तो 135 मधुशाला में संकलित रुबाइयाँ हैं 135। अगला प्रश्न है कि मधुशाला की रुबाइयाँ कितनी पंक्तियों में बांटा गया है, रचित किया गया है? तो 4 पंक्तियों में मधुशाला की रुबाइयों को 4 पंक्तियों में इस तरह से बांटा गया। अगला प्रश्न है कि मधुशाला की मादकता अक्षय यह कथन किसका है? तो पंत का है। यह सुमित्रानंद पंत का है। ये कथन है कि मधुशाला की जो मादकता है वह क्या है? अक्षय है। अगला प्रश्न है कि मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला और मधुशाला के 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी मर्मस्पर्शी रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भाव को वाणी दी है। तो यह कथन किसका है? तो यह भी जो कथन है यह सुमित्रानंद पंत का है। अगला प्रश्न है कि बच्चन की रचना त्रय नाम से कौन जाना जाता है? तो मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश को बच्चन की त्रय रचनाओं को जाना जाता है। अब आइए देखते हैं छायावाद के कुछ महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि खड़ी बोली का हिंदी का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? तो छायावाद को ही खड़ी बोली का हिंदी का स्वर्णयुग माना जाता है। अगला प्रश्न है कि छायावाद का घोर समर्थक पत्र किसके द्वारा किया गया? तो प्रेमचंद द्वारा संपादित जागरण पत्र में किया गया है। छायावाद का घोर समर्थन किया है। अगला प्रश्न है कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना है, तो किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को माना है। अगला प्रश्न कि छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना गया, तो जयशंकर प्रसाद की झरना को प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद की विलायती संस्करण कहा है। क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने? छायावाद को अभिव्यंजनावाद की विलायती संस्करण कहा है। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत किस दार्शनिक मत के कवि थे? तो अरविंद दर्शन के से जो सुमित्रानंद पंत थे वो बहुत ही प्रभावित थे अरविंद दर्शन नामक से। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा किस दार्शनिक मत की कवित्री हैं? यानी महादेवी वर्मा किस दर्शन से प्रभावित थी? तो बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो दार्शनिक मत है वो किससे प्रभावित थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो अद्वैतवाद दर्शन से। सुमित्रानंद पंत अरविंद दर्शन थे और महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सूर्यकांत इस तरह से अद्वैतवाद दर्शन से मतलब मत से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद किस दार्शनिक मत के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद थे प्रतिभिज्ञा दर्शन से, आनंदवाद से और समरसतावाद से। इस तरह से दार्शनिक मत से ये प्रभावित है जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के 4 आधार स्तंभ बताएं। तो कौन कौन से? कृष्णदेव झारी के साथ जयशंकर प्रसाद हैं, इन्हें ब्रह्मा के नाम से बताया है, सुमित्रानंद को विष्णु के नाम से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश के नाम से और महादेवी वर्मा को शक्ति या दुर्गा के नाम से बताया गया है। डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने छायावाद के ये 4 आधार स्तंभ बताए हैं और इस तरह से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा को प्रतीक माना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के
बृहत यानी 3 बड़े कवि कौन हैं? नंदुलाल वाजपेयी के अनुसार तो जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंद पंत है और निराला है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कि प्रभाकर माचवे विनय मोहन शर्मा के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक किसे माना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। किसने माना है? प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा ने छायावाद का जो प्रवर्तक है वो माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। अगला प्रश्न है कि नंदुलाल वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो नंदुलाल वाजपेयी के अनुसार सुमित्रानंद पंत हैं छायावाद के प्रवर्तक। अगला प्रश्न कि परमात्मा की छाया आत्मा पर, आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, यही छायावाद है। तो यह जो कथन है परिभाषा किसने दी है, किस आलोचक ने? तो राम कुमार वर्मा ने यह कथन दिया है। अगला प्रश्न कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीज, जीवन, उद्भिद, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। तो यह परिभाषा, ये कथन किसने दिया है? तो महादेवी वर्मा ने यह जो है कथन या परिभाषा दी है कि छायावाद तत्वतः क्या है? प्रकृति के बीज है और जीवन की उद्गीत है और उसका मूल दर्शन क्या है? सर्वात्मवाद है। अगला प्रश्न है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तभी हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। तो ये जो कथन किसने दिया? तो जयशंकर प्रसाद ने यह कथन या परिभाषा दी है। अगला प्रश्न है कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा जो है शैली या पद्धति विशेष व्यापक के अर्थ में। तो यह कथन देने वाले ये कौन है, ये आलोचना किसने की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह जो है परिभाषा या कथन दिया है। अगला प्रश्न कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। तो यह विचार या आलोचक किसने दिया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह विचार दिया है। अगला प्रश्न कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किस आलोचक है? तो डॉक्टर नागेंद्र का यह आलोचक यह कथन है, यह विचारधारा है कि छायावाद क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। अगला प्रश्न है कि छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? तो छायावाद की मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या के आलोचक माना है। तो इस तरह से आपके ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के संग्रह थे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।